नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम मूल्यांकन पढ़ रहे थे। मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा और मूल्यांकन और मापन। उसके बाद मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को हमने पढ़ा। हमने चर्चा भी की थी कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के मानदंडों पर आधारित मूल्यांकन होता है वो व्यक्तिनिष्ठ होता है, और जो वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट तथा निश्चित होता है उसको वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। अब संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन की बात होती है कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है और योगात्मक मूल्यांकन क्या है। संरचनात्मक जिसको फॉर्मेटिव कहते हैं और योगात्मक जिसको सम्मेटिव कहते हैं। तो फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव एवल्यूएशन, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माइकल स्क्रीवेन के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन जो होते हैं उनकी दो भूमिकाएं होती हैं। शैक्षिक मूल्यांकन की दो भूमिकाएं हैं, एक संरचनात्मक भूमिका और दूसरी योगात्मक भूमिका। पहली संरचनात्मक भूमिका और दूसरी योगात्मक भूमिका। संरचनात्मक भूमिका यानी कि फॉर्मेटिव रोल, और दूसरी योगात्मक भूमिका जिसको सम्मेटिव रोल के रूप में जानते हैं। इन भूमिकाओं के आधार पर जो संरचनात्मक भूमिका और योगात्मक भूमिका है, इन भूमिकाओं के आधार पर उन्होंने मूल्यांकन को दो भागों में विभाजित किया, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवल्यूएशन और सम्मेटिव एवल्यूएशन। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है। संरचनात्मक मूल्यांकन पहले स्टेप पर हम पढ़ते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति, योजना, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये वो मूल्यांकन है जो कोई निर्माणाधीन, मतलब प्रोसेसिंग में हो, निर्माण की प्रक्रिया में हो, शिक्षा नीति हो या शिक्षा योजना हो या शिक्षा की पाठचर्या हो, शिक्षा की शिक्षण विधियां हो या शिक्षण सहायक सामग्री हो अथवा मूल्यांकन की विधि हो, उसकी संरचना को अंतिम रूप देने के से पहले ये मूल्यांकन किया जाता है। इस हेतु मूल्यांकनकर्ता सर्वप्रथम प्रस्तावित चीज़ों का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करता है। जो मूल्यांकन करता है सर्वप्रथम जो प्रस्तावित चीज़ें हैं, क्या शिक्षा नीतियाँ प्रस्तावित हैं, योजना प्रस्तावित जो है या पाठचर्या जो प्रस्तावित है, शिक्षण विधियाँ या शिक्षण सहायक सामग्री या मूल्यांकन विधियाँ जो प्रस्तावित है, उसकी एक रूपरेखा तैयार करता है और उसके प्रत्येक पद की व्याख्या करता है और अंत में विशेषज्ञों की सम्मत प्राप्त करता है। विशेषज्ञों की सम्मत प्राप्त करता है और यह सम्मत जो होता है वो साक्षात्कार विधि से, प्रश्नावली विधि से, श्रेणी मापनी विधि से आदि विधियों और उपकरणों के माध्यम से प्राप्त करता है। तो ये संरचनात्मक मूल्यांकन है। तो एक बार पुनः हम सुन लें कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है। संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति या योजना या पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री या मूल्यांकन विधियों की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। मतलब फाइनल टच देने से पहले इस विधि का, इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस हेतु मूल्यांकनकर्ता सर्वप्रथम जो प्रस्तावित चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा नीतियाँ हो, शिक्षा योजना हो, पाठचर्या हो, शिक्षण सामग्री हो या शिक्षण सहायक सामग्री हो या शिक्षण विधियाँ हो, जो प्रस्तावित चीज़ें हैं उसका प्रारंभिक प्रारूप तैयार कर लेता है, रूपरेखा तैयार कर लेता है और उसके प्रत्येक पद की व्याख्या करता है और अंत में विशेषज्ञों की
जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए स्पेशलाइज्ड हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो मास्टर हैं उस क्षेत्र के, उनसे सम्मति प्राप्त करता है। और यह सम्मति किससे प्राप्त करता है? यह सम्मति उनसे इंटरव्यू के माध्यम से, क्वेश्चनायर के माध्यम से या चेक लिस्ट के माध्यम से, श्रेणी मापनी के माध्यम से इससे वो सम्मति प्राप्त करता है इन विधियों के द्वारा। तो ये क्या होता है? संरचनात्मक मूल्यांकन। एक शब्द में समझना चाहो तो जो किसी प्रस्तावित शिक्षा या निर्माणाधीन शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने से पहले जो मूल्यांकन किया जाता है वो संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, सहमति प्राप्त करने से पहले। फिर दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? योगात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी पूर्व निर्मित या चालू शिक्षा नीति, योजना, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच करने के लिए किया जाता है। अब संरचनात्मक क्या है? कि जो नई चीज़ें हों, निर्माणाधीन हो, निर्माण की प्रक्रिया में हो, उनको अंतिम रूप देने से पहले इसको किया जाता है। जबकि योगात्मक वो मूल्यांकन है जो पहले से चली आ रही शिक्षण विधियों के, पहले से चली आ रही शिक्षा नीतियों के या शिक्षा योजना के, या फिर आप शिक्षा से संबंधित शिक्षण सामग्री से या मूल्यांकन प्रणाली का हम जब मूल्यांकन करना होता है तो उसकी जांच करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। ठीक, योगात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी पूर्व निश्चित या पूर्व निर्मित चली आ रही शिक्षा प्रणाली की नीतियों का, उसकी योजनाओं का, उसके पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री या शिक्षण विधियों अथवा मूल्यांकन विधियों की उपयोगिता की जांच करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो वर्तमान में चल रही है उसके लिए योगात्मक, और जो नई नीतियों का निर्माण किया जाता है उसके लिए संरचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन और मापन में अंतर। शैक्षिक मूल्यांकन और मापन में अंतर। शैक्षिक मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है? मापन जो होता है वो मूल्यांकन का प्रथम पद है, मापन मूल्यांकन का प्रथम पद है। सॉरी, एक मिनट, इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन। शिक्षा में मूल्यांकन शिक्षा में मूल्यांकन क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन जो है, शैक्षिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा से संबंधित निर्णयों एवं शिक्षा संबंधित व्यक्तियों के गुणों एवं क्रियाओं का मापन किया जाता है। शैक्षिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा से संबंधित निर्णयों एवं शिक्षा संबंधित व्यक्तियों के गुणों एवं क्रियाओं का मापन किया जाता है और मापन के परिणामों की पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर व्याख्या की जाती है। मापन किया जाता है और मापन के परिणामों की पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर व्याख्या की जाती है और उसके आधार पर सापेक्षिक परिणाम घोषित किए जाते हैं और उनमें सुधार के सुझाव दिए जाते हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा से संबंधित निर्णयों एवं शिक्षा संबंधित व्यक्तियों के गुणों एवं
क्रियाओं का मापन किया जाता है, गुणों एवं क्रियाओं का मापन किया जाता है और मापन के परिणामों की पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर व्याख्या की जाती है और उसके आधार पर सापेक्षिक परिणाम घोषित किए जाते हैं और सुधार के सुझाव दिए जाते हैं। ठीक, ये शिक्षा में मूल्यांकन है। फिर शैक्षिक मूल्यांकन और मापन में अंतर। शैक्षिक मूल्यांकन और मापन में, शैक्षिक मूल्यांकन और मापन में अंतर। शैक्षिक मूल्यांकन और मापन में अंतर जब हम बात करते हैं तो जो मूल्यांकन है, मापन है, वो मूल्यांकन का प्रथम पद है। मापन मूल्यांकन का प्रथम पद है और मूल्यांकन में मापन के बाद मापन के परिणामों की व्याख्या की जाती है। मूल्यांकन में मापन के बाद मापन से प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जाती है। कार्य पदों की दृष्टि से मापन क्रिया के 4 पद होते हैं। कार्य पदों की दृष्टि से मापन क्रिया के 4 पद होते हैं, जिनकी चर्चा भी हमने पिछले वीडियो में किया था कि मापन क्रिया के कितने पद होते हैं। फिर से एक बार हम कर लेते हैं। मापन क्रिया के 4 पद होते हैं। ठीक, मापन क्रिया के 4 पद होते हैं। पहला पद मापीय गुण अथवा उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण। ये पहला पद था, मापीय गुण अथवा उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण तथा परिभाषीकरण, ये पहला पद। दूसरा पद था उपयुक्त मापन उपकरण और विधियों का चयन। उपयुक्त मापन उपकरण और विधियों का चयन। तीसरा पद था मापन उपकरण अथवा विधि का प्रयोग। मापन उपकरण अथवा विधि का प्रयोग। और चौथा था परिणामों की प्राप्ति एवं उनका लेख। परिणामों की प्राप्ति एवं उनका लेख। ये 4 पद मापन के थे। ठीक, और ये 4 पद मापन के और 3 पद अतिरिक्त 5, 6 और 7, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मापन के 4 पद होते हैं और मूल्यांकन के 7 पद होते हैं। मापन के 4 पद इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा कर ली है और अभी भी बताया है मापन के 4 पद के बारे में, और 4 वो मापन के और 3 और जुड़कर मूल्यांकन के 7 पद। ठीक, हमने पहले भी कहा है कि मापन जो है वो मूल्यांकन का प्रथम चरण है। मापन और मूल्यांकन को आप अलग करके मत देखिए। तो 4 पद ये मापन वाले, और 5वां पद अगर कह सकते हो तो उसमें चौथा पद था मापन प्राप्त परिणामों का लेखन। परिणाम और उसका लेखन। फिर इसके आगे मापन परिणामों की व्याख्या। मापन पांचवा पद मूल्यांकन का मापन परिणामों की व्याख्या। छठा, व्याख्या के आधार पर भविष्य कथन, सुझाव और निर्देश। व्याख्या के आधार पर भविष्य कथन, सुझाव और निर्देश। और
निर्णयों की निरंतर परख। ये तो इस तरह से मूल्यांकन के 7 पद होते हैं। ठीक, मूल्यांकन के 7 पद होते हैं, 4 मापन वाले और 3 और। अगर हम इसको पुनः आपके संज्ञान में लाना चाहें तो पहला पद क्या था? मापीय गुण अथवा उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण। मापीय गुण अथवा उद्देश्य व लक्ष्यों का परिभाषीकरण, ये पहला पद है। दूसरा, उपयुक्त उपकरण अथवा विधियों का चयन। विधियों का चयन। तीसरा, उपकरण या विधियों का प्रयोग। उपकरण अथवा विधियों का प्रयोग। और चौथा है परिणामों की प्राप्ति तथा उनका लेखन। इस तरह से मूल्यांकन के, कहीं पूछा जाता है कि मापन के कितने पद होते हैं, तो मापन के 4 पद, और मूल्यांकन के कितने पद होते हैं, तो मूल्यांकन के 7 पद। मूल्यांकन के 7 पद में 4 पद मापन वाले भी हैं, ठीक, और 3 पद ये। सबसे पहले और टोटल मूल्यांकन के पदों की हम चर्चा करना चाहें अगर, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले कोई मापीय गुण अथवा उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करना और परिभाषीकरण करना, ठीक, कि किस गुण को मापने के लिए, किस उद्देश्य का और किस लक्ष्य के को मापने के लिए हमको कार्य करना है। दूसरा, उपयुक्त उपकरण और विधियों का चयन। दूसरे नंबर पर सबसे क्या करना है कि उस गुण और लक्ष्य या उद्देश्य को हम किन विधियों के द्वारा, किन उपकरणों के द्वारा उसका मापन हमको करना है, दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पर उन उपकरणों और विधियों का प्रयोग कर लेना है। चौथे नंबर पर परिणाम जो उससे मिलेंगे उसके आधार पर परिणाम प्राप्त करना और उसका लेखन करना। पाँचवें नंबर पर परिणामों की व्याख्या करना और छठे नंबर पर व्याख्या के आधार पर भविष्य कथन करना, कहना या सुझाव देना या निर्देश देना। और सातवें नंबर पर निर्णयों की निरंतर परख। ये मूल्यांकन के पद हैं। फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य, कार्य, उपयोगिता अथवा महत्व। शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य, कार्य, उपयोगिता एवं महत्व, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले
बुद्धि एवं व्यक्तित्व का मापन। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि प्रवेशार्थियों की योग्यता का मापन। जो विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं, दूसरा है, पहला है प्रवेशार्थियों की योग्यता का मापन, दूसरा है बुद्धि एवं व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि एवं व्यक्तित्व का मापन। तीसरा है छात्रों पर शिक्षण प्रभाव का पता लगाना, शिक्षण प्रभाव का पता लगाना। चौथा है शैक्षिक उपलब्धियों का मापन एवं मूल्यांकन, शैक्षिक का मापन, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। मापन, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। पांचवा है बाधाओं का पता लगाना, और उनका उपचार। बाधाओं का पता लगाना और उनका उपचार। छठा है छात्रों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। सातवां है शिक्षा से जुड़े समस्त लोगों की भूमिकाओं का अध्ययन तथा सुझाव। ये शिक्षा में मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य, कार्य, उपयोगिता एवं महत्व हम कह सकते हैं। सबसे पहला है कि प्रवेशार्थियों की योग्यता का मापन। मापन मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य, कार्य या उपयोगिता या महत्व यह है कि इसके माध्यम से हम जो प्रवेश लेने जा रहे हैं उनकी योग्यताओं का मापन कर सकते हैं कि वो प्रवेश लेने के लायक हैं या नहीं हैं, उनमें क्या योग्यताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं, उनकी क्या रुचियां हैं, क्या रुझान हैं। इसके आधार पर उनको प्रवेश उनका मापन करने के बाद दूसरी चीज़ ये है कि बुद्धि एवं व्यक्तित्व का मापन। मापन और मूल्यांकन के माध्यम से हम बुद्धि, जो व्यक्तियों की बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस है उसका, और उनके पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं।
उसका मापन या मूल्यांकन कर सकते हैं। तीसरा है कि छात्रों पर शिक्षण का प्रभाव का पता लगाना। मापन और मूल्यांकन के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि छात्रों पर शिक्षण का क्या प्रभाव पड़ रहा है और अगर किस लेवल का प्रभाव पड़ रहा है तथा इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सके। फिर चौथा है कि शैक्षिक उपलब्धियों का मापन, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। बच्चे ने जो साल भर किया है, बच्चे ने जो कार्य किया है, उनका मापन करना, उनका मूल्यांकन करना और पृष्ठपोषण मतलब जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फीडबैक लेना कि क्या उसमें बेहतर सुधार हो सकता है और क्या और सुधार करने की ज़रूरत है। पांचवा है कि बाधाओं का पता लगाना और उनका उपचार करना। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, उनका पता लगाने के लिए भी मापन मूल्यांकन की ज़रूरत है और इसके आधार पर पता लगाने के बाद उसको समाप्त करने के, उन बाधाओं का उपचार करने का भी प्रयास किया जाता है। छठा है छात्रों की शिक्षा के बाद शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श देना। जब छात्रों की शिक्षा हो जाए इसके बाद किस तरह से वो अपने करियर को कहाँ पर ले जाएं, क्या उनके अंदर योग्यता है, क्या क्षमताएं हैं, किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भी मापन और मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन के लिए। और सातवां है कि शिक्षा से जुड़े समस्त लोगों की भूमिकाएं क्या हैं। शिक्षा से जुड़े जैसे आप कह सकते हो कि शिक्षा प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, इनकी क्या भूमिका है, इसका अध्ययन करना संभव है मापन और मूल्यांकन के द्वारा और इनके क्या उद्देश्य होने चाहिए, इनके उद्देश्यों की व्याख्या करना तथा उपयोगिताओं की परख और समय अनुकूल उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस तरह से शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में मापन और मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, कार्य है, उपयोगिता एवं महत्व है। इस तरह से हम मापन मूल्यांकन पर अभी हमने चर्चा की। आगे की वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।